डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी पुस्तक के सेकंड पार्ट के फोर्थ यूनिट में भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जो संबंध हैं उनके बारे में, जिसमें अपन पढ़ रहे थे भारत चीन के बीच संबंधों के बारे में। और इसके संबंध में अपन ने पिछली कक्षा में जो चीन की एक विस्तारवादी अर्थात अपन कह सकते हैं साम्राज्यवाद की नीति है, उसके तहत किस प्रकार से तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा किया है, तथा साथ में ही जो 1962 में भारत के साथ जो युद्ध हुआ था उसके संबंध में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जो आज की कक्षा में अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे। जैसे ही इस नीति के तहत भारत पर अटैक किया था, इस साम्राज्यवाद नीति के तहत 1962 में, उसके बाद भारत ने चीन के प्रभाव के संतुलन के लिए किस प्रकार से रूस के साथ अपने संबंध बढ़ाए, या अपन कह सकते हैं रूस के साथ अपने संबंध विकसित किए, यानी रिलेशनशिप को बढ़ाया रूस की तरफ हिंदुस्तान ने। तो वो किस प्रकार से बढ़ाया, क्या रीजन था, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो भारत चीन के प्रभाव के संतुलन के लिए रूस के साथ संबंध विकसित किए उसके बारे में देखेंगे। यानी कि अपन सब जानते हैं 1962 के अंदर, जो पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था, अचानक से पंचशील के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए चीन ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था। उसके बाद भारत के सामने एक प्रकार से इस युद्ध के नतीजों के बाद ये प्रश्न था, और सामने भी इस प्रकार से अपने अनेक दूरगामी जो परिणाम आए, उसके आधार पर अपन ने ये बिल्कुल देख लिया था कि एक प्रकार से हिंदुस्तान को अपने अस्तित्व के लिए किसी न किसी प्रकार से इस चीन के लिए अपने को सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण किसी विकसित राष्ट्र के साथ समझौता आवश्यक हो गया था उस तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार। तो इसी के तहत अपन सब जानते हैं चीन के अंदर जो साम्यवादी सरकार है, उसने अपना जो साम्यवादी मॉडल का एक आविष्कार रख दिया था अपने सामने। तो वो तो एक विकल्प मात्र था, उससे कई बेहतरीन अपन कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के पास अनेक अपन कह सकते हैं विकल्प थे, या अपन कह सकते हैं एक सुदृढ़ आधार है जो अपने हिंदुस्तान की मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का जो मिश्रित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और क्योंकि अपन सब जानते हैं कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना और एक जो जनतांत्रिक विकल्प है, इसी के तहत अपन सब जानते हैं इस चीन की उग्र या अपन कह सकते हैं विस्तारवादी रवैये के कारण ही अपन जैसे मैप में इधर देखते हैं, ये इधर चीन हो गया, इधर ये भारत हो गया, और इधर ये रूस हो गया। तो इस विस्तारवादी या साम्राज्यवादी नीति के तहत जो विवाद अपने साथ है चीन का, वैसे ही सीमा विवाद किसके साथ है, रूस के साथ। इसी के तहत भारत ने यह उचित समझा, क्योंकि सोवियत संघ उस समय का था, जो रूस था वो भी एक सुदृढ़ मजबूत राष्ट्र था, विश्व की महाशक्तियों में शामिल था, तो उसके साथ अपन ने अपने संबंध बढ़ाए, या अपन कह सकते हैं इस चीन के इस विस्तारवादी जो रवैया है उसके विरुद्ध सोवियत रूस के साथ भारत का जो झुकाव बढ़ा,
और इससे क्योंकि चीन और रूस के मध्य में जो सीमा विवाद मैंने बताया आपको, इधर रूस के साथ जो चीन का विवाद है वैसे ही भारत के साथ है, वैसा का वैसा ही चीन का रूस के साथ है। तो इस प्रकार की ये संतुलन नीति बनाने के लिए भारत ने अपने संबंध किसके साथ विकसित किए? रूस के साथ। इसी के तहत अपन सब जानते हैं इंदिरा गांधी ने भी एक द्विस्तरीय समझौता किया था रूस के साथ, जिसके के अंदर अपने हिंदुस्तान की काफी आलोचना भी हुई थी गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण, और वो खैर एक अलग बात थी, लेकिन ये एक स्वाभाविक थी अपनी रक्षा के लिए, या इस चीन की विस्तारवादी रवैये के कारण ही भारत ने इस प्रकार से रूस के प्रति अपने संबंध बढ़ाए थे। और वैसे भी अपन सब जानते हैं, अगर हिंदुस्तान का सबसे अच्छा हमेशा से मित्र रहा है वो रूस ही रहा है। इसके बाद में एक समझौता भी हुआ था चीन के साथ भी, रश्मि समझौता। रश्मि समझौता, जो रश्मि समझौता, उसमें ये दावा किया गया था भारत और जो चीन के मध्य जो सीमा का विवाद है, इस प्रकार के विवाद को कम करने के लिए, या अपन कह सकते हैं सीमा विवाद के विस्फोट से बचाने के लिए, परस्पर दोनों देशों के बीच में भरोसा बढ़ाने के लिए इस प्रकार से रश्मि समझौता किया गया। लेकिन ये अपन सब जानते हैं, और चीनी अधिकारी हैं जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि ये एक केवल समझौता है, जिसे राजनीतिक समझौता ही समझा गया था, यानी कि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ये वास्तविक हकीकती जो जमीनी हकीकत है उससे काफी कोसों दूर था। इसके साथ ये केवल भारत के साथ जो केवल और केवल चीन के साथ सीमा विवाद ही नहीं है, जल को लेकर भी विवाद है, यानी कि चीन के साथ भारत का जल विवाद। तो जल विवाद में अगर अपन देखते हैं तो चीन के साथ भारत के जल विवाद भी काफी हैं, जैसा कि अपन सब जानते हैं। जो मानसरोवर से यहाँ से जो एक नदी आती है जिसको अपन जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, और जिसको अपन इस तिब्बत में अपन कह सकते हैं जो तिब्बत पर जिस चीन का अधिकार है उसमें इसको यारलुंग साम्पो के नाम से जानते हैं। यारलुंग साम्को के नाम से जानते हैं। जो ये यारलुंग सांगपो है जिसको भारत में अपन ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, इस पर चीन ने तिब्बत के पठार में एक बहुत बड़ा बांध बनाया है, जिसमें अपन कह सकते हैं काफी अथाह रूप से पानी रोका गया है। अगर वो बांध टूटता है या उसको अचानक से खोल दिया जाता है तो भारत में भारी मात्रा में अपन कह सकते हैं एक साथ पानी आएगा, जिससे भारी नुकसान हो सकता है, बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है। तो इस बात को लेकर भी भारत और चीन के मध्य में काफी विवाद चल रहा है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि इस जो ऊंचे पहाड़ों में जो एक दैत्याकार बांध का निर्माण चीन के द्वारा जल सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है, उससे भारत ये जो उप महाद्वीप है उसमें जल सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन अपन कह सकते हैं भारतीय उप महाद्वीप के लिए एक बड़ा जोखिम बना हुआ है, क्योंकि साथ में तो पानी का संकट आ रहा है और साथ में ही इस पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से देखा जाए, इस दृष्टि से भी ये क्या है, एक प्रकार से घातक है। इन सब अपन कह सकते हैं विवादों के बावजूद विकास के सोपान में भी काफी हद तक संबंध सुधारने के प्रयास भी किए हैं भारत के द्वारा, जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपन देखते हैं भारत में पहली बार केंद्र के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में, जनता दल की सरकार बनी थी, और मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री बने थे। उस समय चीन में जो माओवादी नेताओं की बागडोर संभालने के बाद दोनों देशों में एक प्रकार से विगत बातों को भुलाकर एक नए सिरे से मधुर संबंध स्थापित करने की दिशा में काफी प्रयास किया गया था, और इसी के तहत ये संकेत भी दिए गए थे कि अब संबंध सुधारने के लिए चीन भी एक प्रकार से, उस दल की जो सरकार थी वो एक प्रकार से इच्छुक थी। इसी के तहत अपन देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो 1975 के अंदर टेबल टेनिस के जो मैच हुए थे विश्व स्तरीय, वो प्रतियोगिता हिंदुस्तान के कोलकाता में हुई थी, क्योंकि अपन सब जानते हैं टेबल टेनिस जो खेल है वो चीन का राष्ट्रीय खेल है। इसी के तहत वहां पर अनेक चीनी खिलाड़ियों ने अपन कह सकते हैं कि काफी
दलों ने वहां पर भाग लिया था। 7 जनवरी में 1978 में वांग पिंग नान के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय चीनी प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया था, वो भी अपन को ध्यान में रखना है। यानी 1978 में जो ये टेबल टेनिस का मैच हुआ, ये तो हुआ था कोलकाता में। और 1978 के अंदर वांग पिंग नान के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय चीनी प्रतिनिधिमंडल हिंदुस्तान के अंदर आया था, यह भी अपन को ध्यान में रखना है। यानी कि उच्च प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। और उस दौरे में भी दोनों देशों के में जो 1978 के अंदर 1,20,00,000 रुपए का जो व्यापार हुआ था, इसके तहत 1,20,00,000 रुपए का, यह भी अपन को ध्यान में रखना है। उसके बाद में भी अनेक बार जैसे अपन देखते हैं 1 अक्टूबर 1979 में चीन की स्थापना की जो 29वीं वर्षगांठ थी, उस पर जो अपने देश के तात्कालिक उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, वो उपस्थित थे। और उसके बाद की अगर अपन बात करते हैं 1978 में जो मृणालिनी साराभाई के नेतृत्व में भारतीय जो एक नृत्य मंडली है, वो भी वहां उस गई थी, तो उसका एक भव्य स्वागत किया गया था। उसके बाद में उस समय जो अपन कह सकते हैं जो विदेश मंत्री थे वाजपेयी साहब, वो भी पिंकिंग यात्रा के उद्देश्य से वहां गए थे। और पिंकिंग की यात्रा का जो मूल उद्देश्य था वो ये जानना था कि इतने वर्षों से जो बिगड़े हुए संबंध हैं, उसमें आज भारत के प्रति चीन में क्या हवा है, इस संबंध में यह आपको ध्यान में रखना है। यानी उस समय की जो तात्कालिक विदेश मंत्री थे अपने भारत के मंत्री वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, वो गए थे अपने इस चीन के अंदर, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। जो वाजपेयी गए थे इस 78 में ही, जिस समय वो अपने हिंदुस्तान के विदेश मंत्री के पद पर कार्यरत थे, और एक यात्रा की जिसको अपन पिंकिंग यात्रा के नाम से जानते हैं। पिंकिंग यात्रा, और जो ये पिंकिंग यात्रा है, इसका जो उद्देश्य था मूल, वो उद्देश्य था कि इतने संबंधों से, यानी इतने वर्षों से जो भारत और चीन के मध्य जो संबंध बिगड़े हुए थे काफी पिछले वर्षों से, यानी कि पिछले वर्षों से जो संबंध बिगड़े हुए थे, उसको जानने के लिए वाजपेयी साहब है वो पिंकिंग यात्रा के तहत वहां चीन गए थे। और उसके बाद में 1980 से लेकर आज तक अगर अपन बात करते हैं तो भारत और चीन के मध्य प्रतिनिधिमंडल लगातार वार्ताएं कर रहे हैं, विभिन्न समस्याओं और वाणिज्यिक व्यापारिक समझौते भी कर रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन वर्तमान दृष्टि में देखें तो पिछले वर्ष भी सिक्किम के डोकलाम क्षेत्र में भारत और चीन के मध्य में काफी विवाद रहा था। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रही थी लगभग 2 महीने तक, लेकिन अंततः चीन को वापस हटना पड़ा था। वैसा का वैसा ही विवाद अब वर्तमान समय में अगर अपन बात करते हैं जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र में बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने है, या अपन कह सकते हैं काफी विवाद वर्तमान में बढ़ा हुआ है। इस सभी विवादों के बीच जो समझौते हुए उसके बात भी अपन ने किए। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं आर्थिक संबंधों की दोनों देशों के बीच, तो आर्थिक संबंध अगर अपन देखें भारत और चीन के मध्य, तो वो बिल्कुल भारत के पक्ष में नहीं है। भारत के ये भी अपन अच्छे से जानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से अगर दोनों देशों के संबंधों को अगर अपन देखें तो आज भी इसके संबंध में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो संबंध हैं वो बिल्कुल हिंदुस्तान के अनुकूल नहीं है, या अपन कह सकते हैं प्रतिकूल हैं। जो आर्थिक संबंध हैं वो भारत के क्या हैं, प्रतिकूल। क्योंकि अपन सब जानते हैं जो 200 अपनी बुक में जो आंकड़ा दिया हुआ है उसके अनुसार अगर अपन बात करते हैं कि 200
अरब डॉलर का जो व्यापार एक प्रकार से दोनों देशों के बीच में पहुंचा हुआ है, वो एक तरफ से अपन कह सकते हैं एक तरफा सा है, ज्यादा चीन का ही है। चीन का व्यापार अपन देख सकते हैं, मार्केट में सबसे ज्यादा चीनी वस्तुओं की जो बिक्री हो रही है। अगर उसी दृष्टि से हिंदुस्तान को अगर चीन में देखा जाए तो अपन 10वें स्थान पर भी नहीं है। तो इसी बीच जो ये एक प्रकार से इस प्रकार की जो स्थिति बनी हुई है, इसके आधार पर अपन कह सकते हैं। और साथ में ही जो चीन का जो अपन कह सकते हैं अपना जो व्यापार है वो 10वें स्थान पर है चीन के अंदर, और हिंदुस्तान में चीन का व्यापार है वो 1 नंबर पर। इस दृष्टि से सोचना आज के युग में अति आवश्यक हो गया है। और साथ में अपन ये भी जानते हैं कि पूरा जो संसार है या अपन कह सकते हैं संपूर्ण विश्व है वो आर्थिक मंदी की चपेट में है। तब हम किसी भी तरह का इस प्रकार का जोखिम भी नहीं उठा सकते। एकाएक अपन इस प्रकार से व्यापार को, चीनी जो व्यापार है उसको एक प्रकार से प्रतिबंधित भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही चीन विश्व का जो सबसे बड़ा बाजार है और आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में भी भारत की अपेक्षा चीन काफी आगे है। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तब भी वो काफी हद तक आगे है। और इसी संबंध में अगर अपन देखते हैं आर्थिक जो साझेदारी है उसका निर्वहन करना चाहेंगे, लेकिन सख्त आधार पर संतुलन की भी एक आवश्यकता है। क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं जहां 250 अरब डॉलर का जो व्यापार है वो चीन का एक तरफा है, हिंदुस्तान का 10वां स्थान है। चीन में भारत का और इसके विपरीत अगर देखते हैं तो चीन का भारत में है वो है प्रथम स्थान। तो ये इसी आधार पर अपने को आज भी सोचने के लिए आवश्यक है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं वर्तमान सरकार बनने के बाद, जब पहली बार जो चीन के राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग वो भारत की यात्रा पर आए थे 17 सितंबर 2014 को 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे। उसमें सर्वप्रथम वो अहमदाबाद पहुंचे थे, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। यानी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत यात्रा पर आए थे। वो आए थे 17 सितंबर 2014 को, और वो सबसे पहले वो आए थे गुजरात के अहमदाबाद में। और गुजरात के अहमदाबाद में जब ये पहुंचे तो इसमें इन्होंने पहला समझौता किया था कि गवांगडोंग तर्ज पर जो गुजरात का विकास किया जाना था। इस प्रकार का समझौता हुआ गुजरात का विकास। 3 समझौते महत्वपूर्ण हुए थे इस समय, ये अपन को ध्यान में रखना है। ये तो हुआ पहला। और दूसरा जो समझौता था वो था जो ग्वांगझू की तरह अहमदाबाद का विकास किया जाना। यानी कि जो दूसरा था वो था ग्वांगझू की तर्ज पर अहमदाबाद का विकास। और जो तीसरा था वो था वडोदरा में औद्योगिक पार्क विकसित करना। यह अपन को ध्यान में रखना है। जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत यात्रा पर आए थे तो उन्होंने ये 3 समझौते किए थे कि ग्वांगडोंग की तर्ज पर गुजरात का और ग्वांगझू की तर्ज पर अहमदाबाद का और वडोदरा में औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। और इसी संबंध में जो दोनों देशों के बीच में कुल जो समझौते हुए थे वो 18 सितंबर को 12 करार हुए थे, यानी कि 12 समझौते हुए थे। ये अपन को ध्यान में रखना है। और साथ में जो कैलाश मानसरोवर के लिए एक नया रास्ता खोलने की सहमति भी बनी थी। और चीन ने भारत में लगभग 1200 अरब रुपए का जो निवेश है वो आगामी जो 5 वर्ष में करने के लिए एक प्रकार से सहमति बनी थी। उसके बाद में प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जाते हैं
चीन के अंदर वो जाते हैं 14 से 16 मई 2015 को, यानी कि चीन की यात्रा पर भारत के पीएम मोदी जाते हैं, वो जाते हैं 14 से 16 मई 2015 को। और इन दोनों देशों के मध्य 10 अरब डॉलर का 24 कंपनियों के बीच 22 अरब डॉलर के मध्य में एक प्रकार से 26 समझौते होते हैं उस समय, 26 समझौते। यानी कि जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आता है तब तो 12 समझौते हुए थे, और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे 14 से 16 मई के बीच में, जब चीन की यात्रा पर रहे थे, तो उस समय वहां पर 26 से हस्ताक्षर हुए थे, और उसमें लगभग 22 अरब डॉलर के निवेश की बात हुई थी। और मोदी ने चीन के निवेश को भारत में एक प्रकार से आमंत्रित किया था मेक इन इंडिया के तहत। और जो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए एक जो दर्रा है अपने सिक्किम के अंदर, नाथुला मार्ग, उसको जून 2015 में खोल भी दिया गया था। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, यह आपको ध्यान में रखना है, सिक्किम में है। इसको खोल दिया गया था मानसरोवर यात्रा के लिए। मानसरोवर यात्रा के लिए 2015 में खोला गया था। यह अपन को ध्यान में रखना है। अब ये तो हो गए इसमें जो आर्थिक संबंध के बाद में, जो दोनों देशों के बाद में वर्तमान सरकार की जो नीति रही थी पीछे, वो अब इसी दृष्टि में अगर अपन देखते हैं भारत चीन संबंधों का जो निष्कर्ष है उसके बीच में, क्योंकि भारत और चीन विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, जो विश्व में एक और दूसरे स्थान पर हैं। एक नंबर पे चीन है, दूसरे पे भारत है। और एशिया महाद्वीप में संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों ही देशों में एक प्रकार से संबंध सुदृढ़ होने या मजबूत होने या सकारात्मक होने आवश्यक भी हैं। क्योंकि अपन ये भी जानते हैं कि एक प्रकार से भारत और चीन में जो सीमा में लगातार जो एक प्रकार से वर्तमान समय की अगर अपन बात करते हैं तो लगातार ये अशांति बन रही है, ये अपन कह सकते हैं दोनों देशों के लिए ही अच्छी या अपन कह सकते हैं अच्छे संकेत नहीं है। इसी बीच में अगर अपन बात करते हैं आज के युग में, जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बदलती हुई परिस्थितियों को अगर अपन देखते हैं, तो भारत और चीन के करीब आना अति आवश्यक भी हो गया है। और विश्व में भारत की बढ़ती जो हैसियत है वर्तमान में, आर्थिक विकास और आधुनिक तकनीकी, खासकर ऐसे आईटी क्षेत्र के अंदर भारतीय पेशरों में काफी विशेषता बढ़ी है, या अपन कह सकते हैं कि काफी आगे बढ़े हैं अपन, और ये दोनों देश भी इस मामले में करीब आ रहे हैं। तो इसी बीच में अपने को व्यापार में कई गुना बढ़ोतरी, अपन कह सकते हैं सकारात्मक कदम भी उठाने पड़ेंगे। और दोनों देशों के मध्य आज के अगर आवश्यकता के अनुसार अगर अपन देखें, और आज की इस बढ़ते वैश्विक दृष्टिकोण की दृष्टि से अगर भी अपन देखें, तो दोनों देशों के मध्य में संबंध सुधारना आज के दिन अति आवश्यक है। जो लगातार इस प्रकार से सीमा को लेकर, पानी को लेकर अनेक प्रकार के विवाद भारत और चीन के मध्य चल रहे हैं। तो ये हुआ अपने भारत और चीन के मध्य जो संबंध है उनके बारे में। आगे की कक्षा में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत और नेपाल के संबंध के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।